हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। हमने अब तक जो टॉपिक पढ़ा उन पे आधारित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, कुछ बेसिक कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल को लेकर के कि हमारा पहला सवाल ये है। पहला सवाल ये है इसमें कि एक पॉइंट ये है, हालांकि ये इसमें कुछ सवाल बोर्ड लेवल से हटके भी सवाल मिलेंगे। पहले सवाल लिख लेते हैं। लिखेंगे कि किसी आवेश को ए से सी तक लाने में, किसी आवेश को ए से सी तक लाने में 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य करना पड़ता है। 1600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य करना पड़ता है, जबकि उसी आवेश को बी से सी तक लाने में 1200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य करना पड़ता है। बी से सी तक लाने में 1200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य करना पड़ता है। तो ज्ञात कीजिए बिंदु सी का विभव आवेश का मान। बिंदु सी का विभव एवं आवेश का मान सी पर रखा हुआ आवेश का मान क्या है, ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि किसी आवेश को ए से सी तक लाने में, मतलब कोई चार्ज है उसे ए से सी तक लाने में 1600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काम करना पड़ा। फिर कह रहा उसी आवेश को बी से सी तक लाने में क्या है, बी से सी तक लाने में 1200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काम करना पड़ा। तो ज्ञात कीजिए कि बिंदु सी का विभव में आवेश का मान। तो इसके लिए एक चीज है, इस सूत्र को हमेशा याद रखिएगा। एक सूत्र और बताएंगे ये और ये, कि वर्क एक्सटर्नल जो होता है, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य जो होता है Q0 इंटू डेल्टा V होता है, या इसी को हम लोग कहते हैं V फाइनल माइनस V इनिशियल। बस इसी पे आधारित बहुत सारे सवाल भी लग सकते हैं। विभव ज्ञात करने के लिए आपको कार्य बहुत पूछेगा, चार्ज दिया रहेगा, V दिया रहेगा, तो आप निकाल सकते हैं। या पोटेंशियल एनर्जी के रूप में पूछता है तो ये सवाल को अक्सर हम लोग इसको भी आप पकड़ सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी U फाइनल माइनस U इनिशियल। यानी ये दोनों फार्मूले जो है बहुत ही हेल्पफुल हैं कुछ हट करके सवाल लगाने के लिए। हालांकि यूपी बोर्ड लेवल का जितने भी न्यूमेरिकल रहेंगे वो सब फार्मूला बेस्ड रहेंगे, सब टोटल फार्मूले बेस्ड रहेंगे। आप फार्मूला पकड़ के रखिए, उसकी मीनिंग रखिए कि कौन सा चीज़ फार्मूले में क्या है, उसी पे आधारित सवाल आ सकते हैं, उसी पे आप लगा सकते हैं। थोड़ा मोड़ा हट के रहेगा तो उतना तो आप कैच कर सकते हैं, अगर बढ़िया से आपने उसको पढ़ा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लगा सकते हैं।
तो चलिए हम जो है इस वाले पे चलते हैं। तो हमारा वर्क एक्सटर्नल वर्क एजेंट द्वारा किया गया कार्य जो होता है, ये सूत्र है। तो ए से सी तक लाने में, कोई चार्ज को ए से सी तक लाने में है, किया गया कार्य जो होता है ये होता है। तो कितना किया गया कार्य था? 1600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चार्ज मान लो ये लाएंगे। तो हमें यू या फाइनल हमें वीसी पता करना है, और कहाँ से ला रहे हैं? वी ए से ला रहे हैं। तो अब वीसी पता करना है। ये दिया हुआ किसी आवेश को ए से सी तक लाने में इतना काम करना पड़ता है। तो इसका पोटेंशियल मान लीजिए वही है, वी ए है। चलिए सही। तो अब क्या है, दूसरा केस क्या है कि बी से सी तक लाने में 1200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काम करना पड़ रहा है। कहाँ तक? सी तक लाएंगे। कहाँ से? वी तक। ठीक। अब क्या करना है, इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। अब इसमें भाग दे दीजिए। भाग देंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, यानी कि 1/2। ये हो जाएगा 1600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कट जाएगा, हो जाएगा Vc माइनस Va, और ये भी Vc माइनस Va। ये कट जाएगा, 4 3 12, 4 4 16, यानी कि 4/3 हो जाएगा। सवाल में और कुछ भी दिया है क्या इसमें? हाँ, एक चीज़ तो हमने इसमें लिखना भूल गए। इस फिगर में ही दिया था कि यहाँ का विभव जो है 100 वोल्ट है, और यहाँ का विभव 200 वोल्ट। सॉरी, सवाल में जो है ये फिगर का सवाल था, तो यहाँ पे 100 वोल्ट है, यहाँ पे क्या है 200 वोल्ट था, इसीलिए हम फिगर पहले बना रहे थे। चलिए, हम यहाँ पे ध्यान नहीं दिए। ए का विभव 100 वोल्ट है और बी का विभव 200 वोल्ट। तो यहाँ पे रख देते हैं Vc माइनस ए का विभव 100 वोल्ट, Vc माइनस बी का विभव 200 वोल्ट, 4/3। यहाँ इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 3Vc माइनस 300, 4Vc माइनस 800। अब उसको इस साइड लाइए, इसको इस साइड लाएंगे तो कितना, उसको इधर लाइए, इसको इस साइड लाइए, तो 4 में से 3 जाएगा, Vc बचेगा। हमने इसको इस साइड लाया है तो 800 माइनस 300, तो इसका विभवांतर कितना हो गया, विभव 500 वोल्ट। तो हमारा 500 वोल्ट जो है तो C का विभव जो हो गया 500 वोल्ट हो गया, और उस आवेश का मान पता करना है जिसको हमको लाना है। तो Q0 की वैल्यू लाना है, अरे Q0 की वैल्यू पता करना। तो किसी एक समीकरण में रख दीजिए। चलिए समीकरण नंबर 1 में ही लिखते हैं, समीकरण 1 से। तो एक क्या है, 1600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Q0 Vc माइनस वोल्ट था ना। तो चाहिए 1600 गुणे 10, 1.6 गुणे 10 के घाते 19 वोल्ट हो जाएगा ये। और Q0 को मालूम करना है, और ये आया 500 माइनस 100, हो जाएगा कितना, यहाँ से Q0 चाहिए तो 1600 गुणे 1.6 गुणे 10 के घाते 19। वोल्ट वोल्ट दोनों ओर से कट जाएगा, ये भी वोल्ट ये भी वोल्ट है, तो ये हो जाएगा 400। तो 400 से ये दोनों 0, 4 4 16, तो Q0 की वैल्यू आ जाएगी
16 दूनी 32, 16 16 चौको 64, 6.4 × 10⁻⁻19 कूलम, ये इसकी वैल्यू आएगी। तो इस तरह से C का जो है पोटेंशियल जो है 500 वोल्ट्स आएगा और ये 6.4 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे पॉइंट इस तरह का फिगर बनाया हुआ, बस उसी को शब्दों में लिखना है कि A से चार्ज को C तक लाएंगे तो इतना काम करना पड़ रहा है 100 वोल्ट से, फिर इसका वोल्टेज 200 वोल्ट से यहाँ तक लाने में इतना जूल करना है। तो C का विभव और इस चार्ज का वैल्यू क्या है, तो हम दो समीकरण बनाएंगे। इस फार्मूले का हमने उपयोग किया। अभी आगे कुछ सवाल आएंगे जिसका हम इसका उपयोग करेंगे, ठीक। तो चलिए, अच्छा सा सवाल था, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अभी एक दूसरा सवाल लगाते हैं, वो भी एक कॉन्सेप्ट पर है। ठीक, तो चलिए इसे मिटा देते हैं। दूसरा सवाल है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में ए बी व सी तीन बिंदु हैं, ए बी व सी तीन बिंदु हैं। किसी आवेश को ए से बी तक लाने में, किसी आवेश को ए से बी तक लाने में दो जूल कार्य करना पड़ रहा है, 2 जूल कार्य करना पड़ता है। जबकि बी से सी तक लाने में, फिगर अभी बनेगा नीचे, जबकि बी से सी तक लाने में, ले जाने में -1 जूल कार्य करना पड़ता है। तो इस आवेश को ए से सी तक लाने में कुल कितना कार्य करना पड़ेगा? तो इस आवेश को ए से सी तक ले जाने में, ए से सी तक डायरेक्ट ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ए से बी तक ले जाने हैं, ठीक, 2 जूल काम करना पड़ रहा है। फिर बी से सी तक ले जाने में -1 जूल काम करना। तो पूछ रहा है कि ए से सी तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, ए से सी तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन जो होगा, हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल कह रहे हैं कि ए से सी तक निकालना कि जाने में। तो जाहिर सी बात है कि संरक्षी बल में, वैद्युत संरक्षी क्षेत्र में किया गया कार्य या संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो पथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो जो काम इस रास्ते से होगा वही काम इस रास्ते से होगा, क्योंकि किया गया कार्य केवल उसकी फाइनल और अंतिम पोजीशन पे निर्भर करता है। तो ए से सी में किया गया कार्य जो होगा वो ए बी सी से होते हुए जो कार्य होगा उसके बराबर होगा। तो इसलिए डब्ल्यू ए बी बराबर होगा ए सी बराबर डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी। तो डब्ल्यू ए बी क्या है, 2 जूल है, और ये क्या है, -1 जूल है। तो कुल मिला के कितना काम होगा, +1 जूल। तो डब्ल्यू ए सी, बहुत सिंपल सवाल था।
यानी कि संरक्षित क्षेत्र द्वारा या संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है, बल द्वारा, ये सब पढ़े हैं, किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, है। यह प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। मतलब है कि ए से बी से होते हुए सी तक जाएं तो वही काम करना पड़ेगा जो ए से डायरेक्ट सी जाए, या एक रास्ता और बना दें तो पथ पे तो डिपेंड है नहीं, तो इसीलिए ए बी सी का जो काम होगा वही ए सी का काम होगा, चाहे हम इस रास्ते से जाएं चाहे डायरेक्ट, तो वही। तो हमें ए सी का पूछा है तो वही काम इस रास्ते से भी होगा, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, 1 जूल है। ठीक, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत छोटा सवाल था, कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल था। चलिए एक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही एक तीसरा सवाल है, एक कॉन्सेप्ट ही है। जैसा कि हमने एक सवाल इसको पर बताया है। चलिए हमारा जो तीसरा सवाल है ये भी एक कॉन्सेप्ट पे है। इसमें हमें जो है एक ये दिखाना है कि बी और सी का पोटेंशियल सेम होगा, यानी कि ए से बी की तरफ चलें चाहे ए से सी की तरफ चलें, दोनों का विभवांतर सेम आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, ए बी और ए सी सेम आएगा, यानी कि हमें ये दिखाना है कि इस केस में बी सी का पोटेंशियल सेम है। सेम कब होगा, जब ए से सी तक आने में और ए से बी तक आने में पोटेंशियल डिफरेंस जब सेम आएगा तो इसका मतलब है कि इनके पोटेंशियल सेम। हालांकि इस पे आधारित हमने सवाल बताया है कि सी से बी तक जाएंगे तो हालांकि छेद के लंबवत जा रहे हैं तो इनके बीच का कोण 90 डिग्री होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी 0 होगा, तो इसका मतलब है कि ये सेम पोटेंशियल पे होंगे। अगर दो पॉइंट का पोटेंशियल 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका मतलब 0 है, तो इसका मतलब सेम पोटेंशियल पर है, सेम विभव पर है। ऐसा हम लगा भी चुके हैं पहला सवाल। तो इसको सेम दिखाने का हम एक तरीका और है कि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर दें, तो इसका मतलब है कि सेम पोटेंशियल पे हैं। तो है वो भी कॉन्सेप्ट सही है कि यहाँ से यहाँ तक ले जाने पे देखिए ई की डायरेक्शन इधर है, डी आर इधर है, 90 ई डी आर के बीच का कोण 90 तो ऑलरेडी 0 होगा, तो ये इनका बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो ये सेम पोटेंशियल में होंगे। जब सेम होंगे तो चाहे यहाँ से यहाँ आइए चाहे यहाँ से आइए, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो एक तरीका और भी है, वो वाला बता रहे हैं। जैसे हमें ये लेना है बी, ए से बी तक आना है, ठीक, तो हम जानते हैं ये वाला सूत्र है, ए से बी तक गए तो ई डी आर, या इसको हम लिख सकते हैं, आप इंटीग्रेट न लगाएं तो भी सही है, तो ई इसको लिख सकते हैं, ई कांस्टेंट बाहर होगा तो इसको लिख सकते हैं डी आर कॉस थीटा। तो हम दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो थीटा का मान 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे थीटा क्या है 0 1 हो जाएगा। तो ई और डी आर का इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई डी, समीकरण 1। अब चलिए ए सी यानी कि बी सी माइनस बी ए, कहाँ पे जा, ए से सी की तरफ आ रहे हैं, ए से सी, तो ई डी आर इसको लिख सकते हैं ए सी ई डी आर कास थीटा लिख सकते हैं, बी सी माइनस बी ए। तो यहाँ पे
क्या है, डी आर को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं ई डी आर यहाँ पे क्या है, अब ए सी है, अब हो जाएगा ए सी कॉस थीटा। ई तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, डी आर का इंटीग्रेट हाई वाली दूरी हो जाएगी ए सी। अब देखिए हम लोग ए सी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, इस वाले पोर्शन को पकड़िए। तो अगर हम इसका इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करें इसका, अगर हम वो कंपोनेंट लें, मतलब इस डायरेक्शन में अगर इसको वियोजित करें इसको, तो इधर होगा इसका घटक, घटकों में तोड़ें ए सी को, तो इधर ए सी कास थीटा होगा, इधर ए सी साइन थीटा होगा। तो ए सी कास थीटा किसको इंडिकेट करेगा, ए बी को। तो हम ए सी कास थीटा को ए बी लिख सकते हैं। तो ए सी कास थीटा को हमने क्या लिख दिया, ए बी, और ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, डी। तो देख रहे हैं बी सी माइनस बी ए समीकरण वो भी इसी के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ गया, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ गया। तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि बी और बिंदु सी समान विभव पर, क्योंकि देखिए इन दोनों में ये तो कॉमन है, सी और V जब बराबर पोटेंशियल पे होंगे तभी तो ये चीज़ बराबर आएगी। देखिए ये भी ई डी आ गया, ये भी ई डी आ गया, तो इसका मतलब है कि ये जो है दोनों का जो दाहिना साइड है बराबर है, तो ये भी बराबर होगा। तो इसका मतलब अगर हम बराबर करें तो ये दोनों ओर से कैंसिल, तो यानी इसके पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे, तो बी सी समान विभव पर होंगे, तभी तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस समान हुआ। तो बी से हमने उसमें क्या बताया था, उस तरह से बताया था कि हम अगर बी से सी से बी चलें तो इनके बीच ई और डी आर के बीच का कोण थीटा 90 होगा, वो जीरो हो जाएगा कास, तब इनके बीच का डिफरेंशियल जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। तो इसका मतलब डिफरेंस जीरो तभी हो सकता है जब दोनों पॉइंट का विभव समान हो। ठीक, तो जैसा आसान लगे, आसान तो वही है कि ये दोनों के बीच का डिफरेंस पोटेंशियल निकाल लीजिए तो जीरो आएगा। मतलब हालांकि जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने नोट में लिखवाया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पॉइंट पैरेलल स्थित पॉइंट होंगे समपोटेंशियल एक विभव पर होंगे। तो ये था, चलिए अब चलते चौथे सवाल की तरफ। तो चौथा सवाल हमारा ये है कि एक सिस्टम है, चार्जों का एक सिस्टम है, ए बी सी है, ये यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी क्यू है, ये डिस्टेंस 2a है, 2a है, 2a है। इस चार्ज को कंप्रेस करके एक इसको नई स्थिति में लाया जाता है, यानी यहाँ पे Q है, Q है, Q है, ये अब क्या है, उनको थोड़ा सा इनके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध थोड़ा दबा दिया जाता है। तो इसको इससे इस स्थिति में लाने में कितना काम करना पड़ेगा, यानी कि वर्क एक्सटर्नल हमको मालूम करना कि हमको यहाँ से यहाँ तक लाने में। अभी हमने जो पहले सवाल में दूसरा फार्मूला बताया था कि जब इस तरह की स्थिति है, अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात होती तो वो लगाते Q इंटू डेल्टा वी। अब यहाँ पे क्या है कि इसके इस पोजीशन से इस पोजीशन में लाने में हमें कितना काम करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है वर्क एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य जो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा यू, यानी कि यू एफ माइनस यू आई, यू एफ माइनस क्या हो जाएगा
UI हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है इस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है सिस्टम की, और इस वक्त क्या है, यानी ये फाइनल है और ये इनिशियल है। तो इस वक्त वाली में से इस वक्त वाली घटा दीजिए। तो जानते हैं कि UI हमारा क्या हो जाएगा, ये सिस्टम है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो अब ये तीन सिस्टम है, तीनों पे चार्ज समान है, तो हम पहले ही 3 से गुणा कर देते हैं। फिर K डैश होता है, कांस्टेंट है, और इसके बाद फिर होता है U बराबर ये होता है ना 1/4πε0 Q1 Q2 R। Q1 Q2 के इसमें विथ साइन रखना, एक चीज याद रखना कि Q1 Q2 को हमेशा, क्योंकि ये अदिश राशि है, Q1 Q2 को विथ साइन रखना है। तो जाहिर सी बात है कितने सिस्टम बनेंगे, 1 2 3, 3 सिस्टम बनेंगे। तो हमने 3 से पहले ही गुणा कर दिया, फिर इसके और किसी 2 चार्ज को लिख सकते हैं Q और बीच की दूरी क्या है 2a है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं K डैश Q है अपान 2a है एक सिस्टम का, K प्लस K डैश Q है अपान 2a है, फिर K डैश Q अपान 2a है। ठीक, फाइनल की क्या हो जाएगी, फाइनल की हो जाएगी वही 3 सिस्टम इसके भी हैं, तो वही K डैश Q अपान a हो जाएगा, फिर K डैश Q अपान a, K डैश Q अपान a, मतलब हो जाएगा 3K डैश Q स्क्वायर अपान a। इसकी हो जाएगी 3K डैश Q स्क्वायर अपान 2a। हमें क्या लेना है, वर्क, एक्सटर्नल वर्क लेना है। तो UF माइनस UI, तो UF कितना है 3K डैश Q स्क्वायर अपान a माइनस 3K डैश Q स्क्वायर अपान 2a। तो 2a यहाँ एलसीएम हो जाएगा, ये कट जाएगा, बचा 2, 2 3 6 हो जाएगा, K डैश Q स्क्वायर माइनस यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये तो 3K डैश Q स्क्वायर 6 में से T, यानी वही 3K डैश Q स्क्वायर अपान 2a आएगा। K डैश की वैल्यू यहाँ पे 1/4πε0। तो देखिए ये वाला सूत्र जो है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अप्लाई किया। आप किए गए कार्य के लिए कार्य निकालते फिरेंगे, इसका कार्य निकालेंगे, इसका कार्य निकालेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा लंबा वर्क करना पड़ेगा। आप क्या करिए, बस इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए, इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं। किया गया कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के ही बराबर होता है, बशर्ते आप यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो वो पोटेंशियल बन जाएगा, विभव बन जाएगा। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सब कॉन्सेप्चुअल इसमें सवाल है, चलिए। अब जैसे इसमें 5वां जो भी 6वां सवाल होगा, इसमें कह रहे हैं कि एक स्क्वायर है जिसके कोनों पे 2Q यहाँ पे और यहाँ पे Q चार्ज रखे हुए हैं, साइड A है। ठीक, इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है Q0।
तो कह रहा है क्यू नॉट की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। सवाल है कि क्यू नॉट की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्यू नॉट की क्या करना है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। और एक सवाल है इसी में कि उपरोक्त प्रश्न में क्यू नॉट को हटाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, और क्यू नॉट को इसकी स्थिति से हटाने में, यानी क्यू नॉट को हटाने में कितना काम करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा, ये सवाल है। तो पहली बात है कि पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है, बताएंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये स्क्वायर है, तो इसका पूरा विकर्ण जो होता है वो आता है a करड़ी में 2, तो आधा जो आएगा हमने इस तरह से निकाल चुके हैं, ये आएगा a√2। ये भी पूरा यहाँ से यहाँ तक जितना है सब वो उतना होगा। तो दूरी हमें पता हो गई a√2। ये भी आएगी a/√2, ये भी आएगी a/√2, ऐसा हम निकाल चुके हैं। ठीक, तो सारी दूरियां बराबर है, तो ये इसके लिए 2 होगा। कितने होंगे? सब 4 होंगे, 6 होंगे। कितने होंगे इसके कारण? देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है ना, क्योंकि क्यू नॉट की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, यहाँ पे रखा हुआ। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब इसकी पूछा है, पूरे सिस्टम की नहीं पूछा है। तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हाँ, तो चलिए निकालते हैं। तो 2 2 इसकी हो जाएगी, 1 2 और 2 2 इसकी हो जाएगी, कुल मिला 4। यानी सिस्टम की नहीं पूछा, सिस्टम की पूछा होता तो हम अलग से निकालते ना, इसकी 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 इसकी, फिर ये कुल 6 होती। इसमें कह रहा है क्यू नॉट की विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्यू नॉट की विद्युत स्थिति ऊर्जा यानी हमको निकालना है क्यू नॉट की। तो एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, तो है 2 2 क्यू है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2k डैश 2q, यानी क्यू नॉट दूरी क्या है a√2 प्लस k डैश 2q क्यू नॉट दूरी क्या है, ये हो जाएगी। ठीक, अब इसके कारण चलिए, तो k डैश क्यू नॉट दूरी वही है, k डैश क्यू नॉट दूरी वही है। तो ये मिलाकर के कुल कितना हो जाएगी? देखिए ये 2 है, ये 2 4, 2 6 हो जाएगी, यानी 6k डैश क्यू नॉट अपॉन a√2। a√2 पर चला जाएगा, 6 कड़ी में 2 क्यू नॉट क्यू ए, ये आएगी इसकी स्थिति ऊर्जा। पूछा है कि यहाँ से अगर हमको क्यू नॉट हटाना है तो जाहिर सी बात है पूरे प्लस चार्ज है, ये भी प्लस है प्रतिकर्षण। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, या उसी को नोट करके लिखिए। कॉन्सेप्ट यह है कि अगर हम क्यू रिमूव करना है, टू रिमूव क्यू नॉट, तो जो इसकी जो फाइनल एनर्जी 0 हो जाएगी। अगर हम इसी को ऐड करते हैं ला के बाहर से, टू ऐड क्यू नॉट, तो इनिशियल एनर्जी इसकी 0 हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें इसको रिमूव करना है तो ये कहाँ जाएगा? अगर हम इसको हटाना है तो फाइनली इनफाइनाइट पे जाएगा। कहाँ जाएगा? इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0।
अगर हम चार्ज को यहाँ ले आके ऐड करते हैं तो कहाँ से ला के ऐड करते हैं? इनफाइनाइट से। तो इनफाइनाइट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ज़ीरो होगी। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ज़ीरो। तो ऐड करेंगे तो इनफाइनाइट से ला करके, रिमूव करेंगे तो कहाँ जाएगा? इनफाइनाइट पे। तो यही एक सवाल अभी हम और इसी में करेंगे। तो ये इसी में लिखा है कि क्यू नॉट को हटाने में कितना काम करना पड़ेगा। तो जानते हैं कि वर्क जो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्क होता है, चेंज इन पोटेंशियल यानी यू फाइनल यू इनिशियल। तो यू फाइनल तो अब जीरो हो जाएगी, इनिशियल हमने निकाला। अब हटाने में ये कहाँ जाएगा? जहाँ जाएगा वो फाइनल होगा और ये इनिशियल होगा। तो इनिशियल हमने निकाला है, कितना निकाला है? 6√2 क्यू नॉट अपॉन ए। तो क्या आ जाएगी? -√2 क्यू नॉट अपॉन ए। तो ये दूसरा वाला सवाल था, क्यू नॉट को हटाने में। ये पहला था और ये दूसरा था। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब चलते हैं इसी टाइप का एक सवाल ऐड करने वाले। चलिए, थोड़ा सा बोर्ड लेवल से हट के सवाल है। बोर्ड लेवल का हमने बता दिया, बोर्ड लेवल का इसके बाद एक आध दो सवाल हम लोग करते हैं। कहा बोर्ड लेवल पे केवल फार्मूला बेस्ड सवाल आएगा। जबकि हमने बताया भी है फार्मूला बेस्ड। एक दो सवाल हम लोग लगाते हैं अभी, इसके आगे वाले सवाल में 2-3 सवाल रहेगा उस पर। अब चलिए, जैसे ये मान लीजिए 6वां या 7वां सवाल जो भी है, इसमें कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, इस पे भी चार्ज क्यू है, इस पे चार्ज क्यू है, ये है, ये है, ये है। तो इसमें कह रहा है कि क्यू नॉट को केंद्र तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, क्यू नॉट यहाँ पे रहेगा इनफाइनाइट पे, इसकी फाइनल एनर्जी 0 हो जाएगी। इसको यहाँ तक लाना है तो यहाँ रखना है, ला करके यहाँ। इसके पहला बस सवाल ही यही है कि क्यू नॉट को केंद्र तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। क्यू नॉट को केंद्र तक लाने में, जैसे ओ केंद्र तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, लाना ले जाना है। वर्क एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे फाइनल हम, इनिशियल तो 0 हो जाएगी, तो हमें रियलिटी में निकालना है फाइनल। तो फाइनल इसकी क्या होगी? इस सिस्टम की यहाँ पे लाना है, यहाँ पे ला के रखना है। इसकी यहाँ पे हम ले आके रखेंगे ना क्यू नॉट को, तो क्यू नॉट की स्थिति ऊर्जा निकालना। सिस्टम की निकालेंगे तो 1 2 3 आएगी, इसकी भी वही आएगी। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो यहाँ पे, यहाँ से ये तो दूरी दिखाना पड़ेगा ना। सिस्टम की निकालेंगे तो ये हो जाएगी। क्यू नॉट की निकालेंगे ये दूरी, तो ये दूरी हम निकाल चुके, एक नहीं 2 बार आती है ये। अगर स्क्वायर है तो a बाई √2 आएगी। अगर समबाहु त्रिभुज है तो a/√3 आएगी। a भी यही है और a भी यही है। ठीक, तो 1 2 3 आएगी, तो क्या आएगी ये? 3 गुणे k डैश क्यू नॉट अपॉन a, दूरी कितना है ये, तो √3 ऊपर चला जाएगा, k डैश क्यू नॉट अपॉन a, k डैश यहाँ पे है 1/4πε0। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ से इसको लेकर के ऐड करना है। ठीक, चलिए बस अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें सारे सवाल हमने जो लगाए सब कॉन्सेप्चुअल थे।
चलिए अब एक सवाल ये है कि दो चार्ज हैं एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है। ये Q1 है, -1 माइक्रोकुलाम है। यहाँ पे Q2 है, 1 माइक्रोकुलाम है। यहाँ x बराबर 0 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x बराबर 1 मीटर है। और ये x बराबर 2 है। इसमें कह रहा है तीसरा आवेश है, इनफाइनाइट से लेके आना है। एक तीसरा आवेश अनंत से, एक तीसरा आवेश अनंत से x बराबर 2 दूरी पर लाया जाता है। इसे लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। इसे लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उसी कॉन्सेप्ट पर ज्ञात कीजिए। तो इसे लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। ये तीसरा आवेश है Q3 को x बराबर 2 दूरी पर लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। एक तीसरे आवेश को अनंत से x बराबर 2 दूरी पर लाया जाता है। इसे लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। Q3 को यहां से यहां तक लाने में। तो जानते हैं हल में क्या करना है। यहाँ पे किया गया कार्य वर्क एजेंट करना है, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी UF माइनस UI। तो इसको यहाँ है, यहाँ से फाइनल है, ये इनिशियल है, यहाँ तक लाना है फाइनल। तो UI इनिशियल क्या हो जाएगा, हमको यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो वो फाइनल हो जाएगा। और इनिशियल एनर्जी क्या है, इनिशियल एनर्जी यहाँ पे जो पहले से है वो यही है कि K डैश Q1 Q2 अपान दूरी कितना है 1। x बराबर क्या है 1 है। x बराबर क्या है 1 ही है ना। हाँ, और फाइनल निकालना है। तो फाइनल जब यहाँ तक ला देंगे तो एक फाइनल सिस्टम बनेगा। तो फाइनल अब 3 आवेश आ जाएंगे यहाँ तक लाने में Q3। तो फाइनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बनेगा K डैश, एक तो बनेगा Q1 Q2 अपान 1 प्लस K डैश, फिर Q2 Q3 हो जाएगा 1, फिर एक बनेगा Q1 Q3 K डैश Q1 Q3 1। ये फाइनल हो जाएगा। तो हमें W एक्सटर्नल चाहिए तो डेल्टा U, तो UF माइनस UI। भाई इनिशियल ये था, जब इसको हम लेके यहाँ आ जाएंगे तो वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, फाइनल में से इनिशियल घटा दीजिए। तो ये हो जाएगा K डैश Q1 Q2 प्लस K डैश Q2 Q3। हाँ सॉरी, यहाँ पे 2 जब हम Q1 Q3 लेंगे तो वहाँ की दूरी 2 आ जाएगी, बाकी सब 1 1 है। इसको इसके साथ है, ये भी 1 आएगा। और ये हो जाएगा K डैश Q1 Q3 बटे 2 माइनस K डैश
Q1 Q2 1, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा बचेगा यही K डैश कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा Q2 Q3 1 प्लस Q1 Q3 2। तो यहाँ पे Q3 को आप जो है 1 माइक्रो कूलाम मान लीजिए, यहाँ पे शायद दिया नहीं है 1 माइक्रो कूलाम, तो आप जाहिर सी बात है अब यहाँ पे रख करके आप आंसर निकाल सकते हैं, तो कुछ करना थोड़ी है भाई। Q2 Q3 गुणा करिए, Q3 भी 1 माइक्रो कूलाम है, Q2 भी 1 माइक्रो कूलाम है। हाँ, Q1 -1 माइक्रो कूलाम है, Q3 जो है 1 माइक्रो कूलाम है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो आप वैल्यू रखना है, बस वैल्यू रखिए वहाँ पे। Q3 भी -1 माइक्रो कूलाम वैल्यू रखिए, K डैश की वैल्यू रखिए, K डैश की वैल्यू क्या होती है आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। K डैश की वैल्यू है 1/4 जिसको आप देख सकते हैं, ये रख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका कैलकुलेशन आप करिएगा, देखिए कितना आंसर आता है, जो आएगा वही आंसर सही है। ठीक, तो चलिए अब एक सवाल है, सवाल का एक थ्योरी है, वो थ्योरी है, ये है कि कोई अचानक गोला है, उसको मान लीजिए Q चार्ज दिया जाता है। 8वां जो भी सवाल है यहाँ पे, एक अचानक गोला है जिसका सेंटर O है, उस पर प्लस Q चार्ज दिया जाता है, रेडियस इसकी क्या है, कैपिटल R है। तो जाहिर सी बात है ये अचालक गोला है, कैसा है, अचालक। तो जब ये Q चार्ज देंगे तो वो पूरे इसके वॉल्यूम में फैल जाता है, अगर यही चालक होता तो इसके सतह फैल जाता। इसके लिए हम लोग जो है वो थ्योरी में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो इसमें 3 पॉइंट है, एक इसकी सतह, एक वहाँ पे, इनको हमें जो है पोटेंशियल निकालना है इसके कारण। इस पॉइंट पर मान लेते हैं BP हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, यस, एक पॉइंट इसके भीतर ले रहे हैं, जिसकी दूरी स्मॉल r पे, यस, यानी हमको जो है BP कैलकुलेट करना है, BQ कैलकुलेट करना है और BS, सॉरी यस तो अंदर हो जाता है, यस सरफेस के लिए आता है, तो यस इसको Q रख देते हैं अंदर वाली पॉइंट, और इसको यस, यस मतलब सरफेस हो जाएगा, Q मतलब है इन, या इस तरह से रख दीजिए, P आउट रख दीजिए, आउट इन और सरफेस, सतह, ये पॉइंट लेने की जरूरत ही नहीं।
तो यहाँ पे बी आउट होगा, बी सरफेस होगा और यहाँ पे बी इन निकालना। पोटेंशियल निकालना। तो पोटेंशियल निकालने के लिए एक पॉइंट हम लोग कहाँ चुनते हैं, इनफाइनाइट पर, और यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है 0 होता है। यहाँ से हमको यहाँ तक ले आना है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से हमको यहाँ तक किसी चार्ज को लाना है, यानी यहाँ से यहाँ तक हमें पोटेंशियल निकालना है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। देखिए यहाँ से कंटिन्यूटी बनी रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से एक समान रूप से घटेगा, ब्रेकिंग नहीं होगा। और यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तभी ब्रेकिंग नहीं होगा। जब यहाँ से हम इसके अंदर जाएंगे तो जाहिर सी बात है फील्ड यहाँ पे मैक्सिमम होती, जैसे अंदर जाते हैं वो 0 हो जाती है, तो ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए इंटीग्रल हम 2 पार्ट में करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे वी आउट निकालने के लिए ये वाला फार्मूला लगाते हैं। ये जानते हैं आप, ई डी आर होता है। तो हमको कहाँ तक लाना है, वी आउट तक लाना है। और कहाँ से लाना है, वी इनफाइनाइट। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, यानी इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक, और ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक सेंटर से, वो आर है। इसके लिए कैपिटल आर हो जाएगी सतह के लिए, और इसके लिए स्मॉल आर यहाँ पे रहेगी। तो हम इनफाइनाइट से कितनी दूर पे आ रहे हैं, स्मॉल आर। यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, ये माइनस ई डी आर। तो जायज़ भी बात है कि इसके लिए हमने आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, वो आया था 1/4πε0 क्यू अपान, इस पे चार्ज क्यू है तो क्यू अपान स्मॉल आर। तो वही इसी जगह रख देंगे। फील्ड तो हम लोग निकाल चुके हैं। और यहाँ पे थीटा जो है 0 है। यहाँ पे थीटा क्या है, वो 0 है। ई और डी आर के बीच का कोण है। तो हम देख रहे हैं ना, आर की भी डायरेक्शन इधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसकी इधर ही है। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही है, तो थीटा 0 है। तो कॉस थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग डी आर लिख सकते हैं, ठीक। और ये सॉरी, यहाँ पे 1/4πε0 1/r होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर होता है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट टू आर, बाकी चीज़ जो बाहर वो कांस्टेंट लिख लीजिए, नीचे यहाँ आ जाएगा 1/r²। अब इसका इंटीग्रल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/r² का इंटीग्रल 1/r होता है। इनफाइनाइट टू r लेना है तो बेसिकली इनफाइनाइट वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे v आउट का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/4πε0। इसके साथ तो q भी था ना, सॉरी, यहाँ पे q है, q/r। तो देखिए ये बिंदु आवेश के लिए ये फार्मूला आया। इसका मतलब ये मान के चलते कि इसके पूरे चार्ज इसके सेंटर पे होता है। रही बात बी सरफेस यानी बी सतह के लिए क्या है, इसका दूसरा पॉइंट। तो उसके लिए क्या है, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। पहले वाले केस में क्या था, बी आउट के लिए आर ग्रेटर देन कैपिटल आर था। तो इसलिए जहाँ स्मॉल आर है वहाँ पे वो रख देते हैं कैपिटल आर, ऐसा आप लोग कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/R।
अब चलिए इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब हम लोग चलते हैं तीसरा, इसका पोर्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण, उसी के लिए हम इसको बता रहे हैं कि इन इनसाइड क्या होगा। चलिए तो अब देखिए इनसाइड के लिए क्या हो जाएगा, वी इन। अब देखिए यहाँ से जब हम इस सरफेस तक आते हैं तो कंटिन्यूटी बनी रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान रूप से घटती है और यहाँ पे आके मैक्सिमम हो जाता है, अरे बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते मैक्स, मतलब ब्रेकिंग नहीं होता है यहाँ पे। तो ब्रेकिंग नहीं होता है तो जब इंटीग्रल और डिफरेंशियल उसी फंक्शन का किया जा सकता है जहाँ पे कंटिन्यूटी होती है। जैसे यहाँ पे ब्रेक हो गया तो हम क्या करेंगे कि अब इसका जो है इस पॉइंट पे हमें लेना है, बी इन है, तो हमें इंटीग्रल जो है अब यहाँ पे अचानक जीरो हो जाती है फील्ड, जैसे अंदर जाते हैं तो इसका फील्ड तो जीरो नहीं होती है लेकिन घट जाती है अचानक, मतलब अचानक अंदर जाने पर मैक्सिमम होती है, जैसे जैसे अंदर जाएंगे या तो बढ़ेगी या तो घटेगी जो भी होगा, लेकिन वहाँ पे थोड़ा ब्रेकिंग आ जाता है। तो इसीलिए इसका इंटीग्रल दो पार्ट में करते हैं, या तो आप यहाँ से यहाँ तक करिए, जो फील्ड होती है वो सेंटर से लेके सतह तक बढ़ती है, जैसे जैसे अंदर जाते हैं फील्ड का मान घटता जाता है। लेकिन अभी हम विभव देखेंगे, विभव सेंटर पे बढ़ेगा और इधर आएंगे तो घटेगा, तो यहाँ पे ब्रेकिंग हो जाती है। तो आप चाहे तो इस पोर्शन को छोड़ दीजिए, सतह के अंदर एक पॉइंट ले लीजिए और एक पॉइंट ले लीजिए, तो हम आर से स्मॉल आर तक आ सकते हैं। यानी या तो फिर आप यहाँ से यहाँ तक का एक निकालिए, एक इसका अंदर का निकालिए, तो यानी कि अब तो हम ऐसा निकाल चुके, बी इन का मतलब है कि हमें बी इन चाहिए वहाँ पॉइंट पे और बी सरफेस, जस्ट इसके नीचे। तो हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, आर से स्मॉल आर की तरफ, तो हम ये वाले, और जस्ट अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है 1/4πε0 क्यू स्मॉल आर कैपिटल आर क्यू, ऐसा हमने निकाल चुके हैं। तो जाहिर सी बात है सरफेस वाला यहाँ पे रहेगा तो वी इन चाहिए, और ये होता है 1/4πε0 Q/R। या जानते हैं हम, एक तो ये से यहाँ ले लेते, एक दूसरा ले लेते, तो बात वही पड़ती, और ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ई की वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 QR/R Q dr। dr की वैल्यू जो होती है ई डी आर के बीच का कोण यहाँ पे 0 है, क्योंकि डी आर की भी डायरेक्शन इधर ही है और ई की भी डायरेक्शन इधर ही है। तो अब क्या है, यहाँ पे जो है, अब जो चीज़ कांस्टेंट है उसको बाहर ले लीजिए, रेडियस तो उसकी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्यू भी कांस्टेंट है, तो क्यू 4πε0 0 आर क्यूब बाहर, आर क्यूब, आर रेडियस है बोले कि अंदर क्या बचेगा, आर डी आर, ये भी बचेगा, सही है। इसके बाद क्या हो जाएगा, तो -Q 4πε0 आर क्यूब हो जाएगा, इसका इंटीग्रेट करेंगे आर का तो r²/2 आर स्मॉल आर, यही होगा ना, आर का होता है r²/2, ठीक। तो इसको यहाँ पे रखेंगे, Q 4πε0 आर क्यूब है, यहाँ पे रखेंगे पहले कैपिटल आर,
तो आर स्मॉल आर तो आर स्क्वायर बाई 2 आएगा माइनस, अब इसे रखेंगे तो आर स्क्वायर बाई 2 आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, तो अब क्या करिए, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चलिए यहाँ पे आर क्यूब है ही है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 2 एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा ये आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अभी ठीक, अभी इधर क्या है, इधर भी एक बचा था वी इन माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर। अच्छा चलिए यहाँ पे ये पोर्शन रहने दीजिए, पहला वाला ही रहने दीजिए, ये इसको हम केयर नहीं कर पाए। तो ये था माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू है, और यहाँ पे था आर स्क्वायर 2 कैपिटल आर स्क्वायर 2। अब इसको इस साइड लाइए तो वी इन हो जाएगा, तो उधर जाएगा तो ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये क्यू बटे ये चीज़ जो है कॉमन हो जाएगी, प्लस उसमें जाके जुड़ जाएगा, आर क्यूब है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, कोष्ट में हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर 2 कैपिटल आर स्क्वायर 2, अब प्लस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे कैपिटल आर। क्यू बटे कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक। अब इसमें जो चीज़ कॉमन है कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या आएगा यहाँ पे, ये चीज़ कॉमन है, बाकी आर क्यूब से अंदर गुणा कर दीजिए, तो ये तो कॉमन हो ही जाएगी, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक आर भी कॉमन हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ भी आर है, तो बचेगा क्या यहाँ पे आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पूरा उधर चला गया, तो इस चीज़ को मिटा करके हम यहाँ पे कर लेते हैं, बी इन के लिए क्या आएगा, माइनस क्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इतना हो गया, अंदर जो है ये चीज़ बची, तो 2 आर स्क्वायर जो है यहाँ पे लघुत्तम हो जाएगा पूरे में, 2 आर स्क्वायर, 2 आर स्क्वायर देखिए वहाँ से कट गया, तो केवल आर स्क्वायर बचा, माइनस 2 आर स्क्वायर कट गया तो आर स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ पे 1 है तो 2 आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 आर स्क्वायर।
अच्छा, इसका माइनस अंदर गुणा कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसका माइनस अंदर ले लेना चाहिए था, तो ये 3r² हो गया होता। चलिए माइनस यहाँ हटा देते हैं, ये माइनस हट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये सब इसका एक प्लस रहेगा। अब सही है, तो v इन बराबर हो जाएगा Q/4πε0r है, ये मिलके 3r² हो जाएगा माइनस r²/2r², या यहाँ से v इन आ जाएगा Q/4πε0 अंदर हो जाएगा 3r²r², 2r³। यहाँ पे हमने क्या किया है कि माइनस को अंदर कर दिया है, ये वाला माइनस यहीं पे अंदर कर दिया जाए, ये तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक, ये माइनस ये प्लस, ठीक। इसी तरह से ये माइनस यहाँ से हटा के इसको यहाँ कर दिया जाए तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, इसी तरह से ये माइनस रहेगा, ये प्लस, और ये तो प्लस है ही है, ठीक। बस अब हम जो है देखिए हल करेंगे तो इतना रिजल्ट निकल के आया, यानी हमारा जो v आउट आया, v इन निकल के जो आया रिजल्ट, मेन हमारा फार्मूला ये जो आया वो आया Q/4πε0, सॉरी v इन जो निकल के आया Q/4πε0 3r² माइनस स्मॉल r², 2r³। ये अंदर जो पॉइंट पे विभव का सूत्र ये है। हालांकि थोड़ा माइनस प्लस के चिन्ह में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, इसीलिए थोड़ा स्लो हो गया, तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। अब इसी रिजल्ट पे हम अगले सवाल लगाएंगे, ये किसी पे आधारित सवाल है। तो चलिए अपने मतलब हम लोग अब अगले सवाल पे चलते हैं जो इसी पे आधारित सवाल है। चलिए आगे सवाल लगाने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते, इसका ग्राफ भी देख लेते। तो v इन हमारा जो आया वो क्या आया था, मान लीजिए k'∗q, k' की वैल्यू तो जानते हैं क्या आया था, k'∗q है, आया था 3r² माइनस r² अपान 2r³। यही चीज आई थी। अब मान लीजिए सेंटर के लिए देखा जाए, सेंटर पे कितना होता है, तो सेंटर के लिए r इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0, v सेंटर। तो देखिए r इक्वल टू 0 थे, उसका मतलब ये तो 0 हो गया, खत्म, r² में से r कट जाएगा, तो k' हो जाएगा 3/2 और नीचे बचे r, यानी कि 3/2। ये k'∗q/r क्या है, ये सतह का विभवांतर है। अब k' को हमने क्या मान रखा है, 1/4πε0 ना, तो सतह का विभवांतर तो यही है, यानी कि 3/2 b सरफेस, यानी कि सरफेस से 3/2 सेंटर पे ज़्यादा होगा, नहीं सेंटर से सरफेस तक घटेगा, ये हो गया। तो और आउटसाइड में क्या होता है, बी आउट आया था 1/4πε0 q/r, यानी आउटसाइड जो होता है वो इस रूप से घटेगा। तो अगर हम ग्राफ देखें के बीच ग्राफ देखें तो मान लीजिए जैसा कि ये स्फेयर है, रेडियस इसकी वो है सेंटर से, ये दूरी के हिसाब से ग्राफ देखें और इधर भी है, ये जो है अचालक गोला है,
इसमें प्लस जो है यहाँ पे चालक गोला है, प्लस क्यू चार्ज इसको दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं चालक गोला। तो ये जो है जानते हैं कि आउटसाइड जो घटेगा वो ऐसे घटेगा, यानी कि भी प्रोपोर्शनल 1/r से। और यहाँ तक, यहाँ से जो सतह तक भी आएगा तो घटते हुए आएगा, मतलब ये ऐसे, सॉरी मतलब घटेगा ना, यहाँ पे ज़्यादा होगा, सतह का 3/2 गुना यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे घटते हुए आएगा ना, थोड़ा सा ग्राफ छूटता हुआ जाएगा, मतलब ये यहाँ पे मैक्सिमम होगा। अब जैसे ही बाहर आएगा वो इस तरह से घट जाएगा। यहाँ पे क्या है, 3/2 है बी सरफेस का, यहाँ पे सरफेस का है जो है वो क्या है, k-q/r है। तो इस तरह से ग्राफ आएगा। तो यहाँ का 1.5 गुना यहाँ पे होता, फिर थोड़ा सा घटेगा, फिर इस तरह से घटेगा। और यहाँ पे जो होता है आउटसाइड के लिए जानते हैं, बी आउट में लिखा है, ये होता है। तो इस तरह से ग्राफ आता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम जो है चलते हैं एक दूसरे सवाल की तरफ। इसी पे एक सवाल है जो आप लगा सकते हैं। बीवो निकालना है, आउटसाइड, इनसाइड और बाहर। चलिए तो लिखा है कि जो भी नंबर सवाल हो, 9वां 8वां जो भी है, कि 10 सेमी त्रिज्या के, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस अचालक गोले को, एक ठोस अचालक गोले को 3.2 × 10⁻19 कूलम आवेश दिया जाता है। गोले के केंद्र से, गोले के केंद्र से पहला है 14 सेंटीमीटर, दूसरा है 10 सेंटीमीटर, तीसरा है 4 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदुओं पर बीभव ज्ञात कीजिए। बिंदुओं पर बीभव ज्ञात कीजिए। तो आप सब कुछ दिया हुआ है। अब जानते हैं कि पहला है आउटसाइड, पहला क्या है, बाहर निकल 14 सेंटीमीटर है तो सरफेस के बाहर अचालक गोला है, तो आउटसाइड के लिए, बी आउट के लिए क्या हो जाएगा, 1/4πε0 q/r, यानी 9 × 10⁻9। Q की वैल्यू कितनी है, 3.2 × 10⁻19 कूलम, और R की वैल्यू कितना है, 14 सेंटीमीटर, यानी ये मीटर। तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। आंसर मैं लिख दे रहा, देखिएगा उतना आता है कि नहीं। आंसर इसका है
2.057 गुणे 10⁻⁸ ठीक, इतना जो है वोल्ट आएगा, देख लीजिएगा। उसी तरह से दूसरा सतह के लिए कहा सरफेस, तो जानते हैं 1/4πε0 Q/R, तो वही 9 गुणे 10⁻9, ये तो वही रहेगा, केवल ये बदल जाएगा, दूरी क्या हो जाएगी ये 10, यानी 10 गुणे 10⁻2 मीटर में। तो इसका आंसर निकल के आएगा 2.88। चेक कर लीजिएगा, देखिए वही है कि नहीं, देखिएगा वही है कि कोई दूसरा है। तीसरा कह रहा है वी इन के लिए आप जानते हैं 1/4πε0 सूत्र क्या है, 3r²r², 2r3, इसमें रख दीजिए। 9 गुणे 10⁻9, 3.2 गुणे 10⁻⁻19, अंदर आया 3 r², की वैल्यू कितना है 10 गुणे 10⁻2 का स्क्वायर माइनस ये कितना है 14 है का स्क्वायर, और नीचे कितना है 2r3, तो r रेडियस 10 गुणे 10⁻2। अब इसे को हल करना है, एक वैल्यू रख करके हल करने हैं, तो हल तो कर ही सकते हैं वैल्यू इसकी हल करके। और ये देखिए मिला लीजिएगा, आंसर जो है हमारा ये आया हुआ है, आंसर लिखा हुआ है, देखिएगा क्या सही है। ठीक, चलिए, तो ये सवाल तो आप अपने से लगाएंगे फार्मूले पे रख के, फार्मूला बेस्ड था ये। चलिए एक दूसरा सवाल लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना घर पे हल करिएगा। चलिए सवाल ये है कि एक विद्युत ध्रुव में एक विद्युत ध्रुव में +1 × 10⁻⁶ कूलाम तथा -1 × 10⁻⁶ कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित यह 1.0 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर के समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है, ज्ञात कीजिए। पहला ज्ञात करना है द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण। द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण
मतलब टाउ ऐसा सवाल लगा चुके हैं। दूसरा है द्विध्रुव के स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा। द्विध्रुव के स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा। तीसरा है द्विध्रुव के स्थायी संतुलन की स्थिति 180 घूमने पर स्थितिज ऊर्जा। द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की स्थिति से 180 अंश घूमने पर स्थितिज ऊर्जा। चौथा है द्विध्रुव को छेद की दिशा से 90 अंश घुमाने में किया गया कार्य या स्थितिज ऊर्जा या आवश्यक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा नहीं पूछा, आवश्यक ऊर्जा। तो देखिए आवश्यक ऊर्जा और किया गया कार्य एक ही बात। द्विध्रुव को छेद की दिशा से, क्योंकि 90 डिग्री पर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा तो 0 होगी। अगर हम द्विध्रुव को छेद से 90 डिग्री पर रख दें तो उसकी स्थितिज ऊर्जा 0 होगी। तो उसके छेद की डायरेक्शन माने संतुलन की स्थिति से 0 से 90 डिग्री कार्य कितना किया जाएगा, मतलब यहाँ से वहाँ तक तो 0 हो ही जाएगी। यानी घुमाने के लिए आवश्यक ऊर्जा यानी वही किया गया कार्य पूछा है। द्विध्रुव को छेद की दिशा से 90 अंश घुमाने में किया गया कार्य या आवश्यक ऊर्जा। ठीक, तो चलिए आंसर हल में क्या है। पहला क्या है कि चार्ज तो हमें Q1 Q2 पता है, एक द्विध्रुव बना रहे हैं, दूसरे 2 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं, उसको मीटर में चेंज करेंगे। पहला है कि अधिकतम बल आघूर्ण, तो टाउ मैक्स, इसे टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा, यही होता है सर। हाँ, तो टाउ मैक्स का मतलब हो गया कि साइन थीटा का मान 1 यानी कि PE। तो जाहिर सी बात है पहले P चाहिए, तो P के लिए क्या करेंगे Q गुणे 2L। तो एक चार्ज कोई भी ले सकते हैं, 10⁻⁻⁶, 2L की जगह क्या है 2 सेंटीमीटर। ठीक, यानी इस हिसाब से ये आ गया कूलाम मीटर। कितना आ जाएगा, ये 2 पावर ये 2 पावर मिलके कितनी हो जाएगा 8 पावर, यानी 2.0 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर। अब हमें टाउ मैक्स चाहिए, अधिकतम बल आघूर्ण। तो P की वैल्यू है 2 × 0 10⁻8 और E की वैल्यू कितना है 1 × 10⁻5 न्यूटन मीटर आएगा। तो ये 5 का और कम हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 10⁻³ न्यूटन मीटर। तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हालांकि सवाल को आप लोग लगा सकते हैं। चलिए मिटा दूं इसको। दूसरा पूछा है, ऊपर का मिटा दे रहा हूँ। दूसरा पूछा स्थायी संतुलन की स्थिति में द्विध्रुव का स्थायी संतुलन स्थिति कब होती है, थीटा जब 0 होता है। अस्थायी कब होता है, जब 180 अंश। लेकिन इस वाले केस में वो कह रहा है कि 180 अंश घुमा करके जब ले जाएंगे तब उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी, यानी कि 0 से 180 अंश घुमाने पर जो आएगा वो। और यहाँ पे क्या वहाँ तक ले जाने में कार्य पूछा, ये नहीं पूछा कि 90 डिग्री ले जाओ, 90 पे 0 हो जाएगी स्थिति ऊर्जा। तो पहला सवाल हो ही गया है, अधिकतम बल आघूर्ण। दूसरा पूछा कि द्विध्रुव के स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थिति ऊर्जा।
तो दूसरे के लिए देखिए थीटा जब 0 होता है तो वो अस्थाई संतुलन की स्थिति में होता है। तो उस वक्त स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो स्थितिज ऊर्जा हम लोग जानते हैं आया क्या था, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है Pe cos थीटा आया था। तो थीटा की वैल्यू क्या रखना है? 0 रखना है। तो हमारा आएगा क्या? -Pe। तो P की वैल्यू अभी आई थी इतना 2 × 10⁻8 और E की वैल्यू कितना है? 1.0 × 10⁵ तो वही आ जाएगी नेगेटिव में 2.10⁻³ जूल ये आएगी। दूसरी चीज़, जब उसको 180 अंश घुमा दिया जाता है, तीसरा सवाल, उस पोजीशन में क्या होगी स्थितिज ऊर्जा? तो यहाँ पे थीटा 0 था, अब क्या है 0 से 180 अंश घुमा दिया गया उसके संतुलन के। तो -Pe cos कितना हो जाएगा? 180 अंश। तो 180 अंश का मान +Pe हो जाएगा। और Pe ही देखिए टाउ भी आया है, तो P की वैल्यू कितना है? 2 × 10⁸ और इसकी होगा 5, तो आ जाएगी 3 जूल, प्लस में आ जाएगी। इसके बाद पूछा कि द्विध्रुव को छेद की दिशा से यानी छेद की दिशा कौन होती है जब वो साम्य स्थिति में होता है? 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य जो होता है W, वो होता है Pe1 - cos थीटा। तो P की वैल्यू क्या है? × 10⁻⁸ और E की वैल्यू 1 × 10⁵ 1 - थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री। तो ये तो पूरा 0 हो गया, यही चीज़ आएगी। तो ये अभी गुणा करके कितना आया है? सबका आंसर लगभग वही आ रहा है, ये भी जूल में आएगा। तो ये हुआ। तो ये फार्मूला बेस्ड सवाल था। ठीक, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक सवाल और अगला सवाल पे चलते हैं। एक सवाल और देख लीजिए। चलिए फिर तो हाँ, ये 10⁻⁸ कूलाम तथा ऋण 2 आवेश इतने से। तो जानते हैं कि यहाँ पे ये मान लीजिए Q1 है और यहाँ पे Q2 है और इनके बीच की दूरी क्या है? 16 सेंटीमीटर है। पूछा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा? तो किस बिंदु पर विभव शून्य होगा? तो एक तो इसके अंदर होता है और एक इसके बाहर होता है, तो कोई भी निकाल सकते हैं। तो हम अंदर ही मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है Q1 से x दूरी अंदर यहाँ पे विभव हमेशा छोटे आवेश के पास ही 0 होगा, ऐसा हमने बता चुके हैं। क्योंकि ये आवेश छोटा है, कूलाम का है, और ये है 3 गुणे बड़ा है, इतना कूलाम का है। तो यहाँ से ये दूरी कितनी बची? 16 - x। तो यहाँ पे नेट विभव क्या हो जाएगा? 0। तो नेट विभव हो जाएगा V1 + V2। तो ये तो 0 हो गया, तो V1 की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q1/x प्लस 1/4πε0 Q2/16 - x। या इसी को लिख सकते हैं Q1x Q2 16 - x। अब चिन्ह के साथ रख दीजिए, तो इसका मान है 10⁻⁸ x
माइनस इसका है गुणे 10 के घात 8 16 माइनस एक्स। तो ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में बना लीजिए दूरियां। तो ये क्या हो जाएगी, पक्षांतर करेंगे 10⁸ एक्स गुणे 10 के घात 2 बराबर हो जाएगा। चाहे तो मीटर में बना लीजिए, हला नहीं बनाएंगे दोनों से तो कट ही जाएगा। मीटर में इसको बना सकते हैं, यहाँ पे 10⁻⁻2 करके मीटर हो गया। 3 गुणे 10 के घात 8 और यहाँ हो जाएगा 16 माइनस एक्स 10⁻⁻2। देखिए तब भी ये कट गया, ये कट गया। इधर हो जाएगा 16 माइनस एक्स हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3x। ठीक, ये जो है माइनस में है तो x दूरी उधर लिए और इसको मिलाने वाली, तो चेक कर लीजिए सही है ना। सही है, तो उधर से ठीक है। तो इधर हो जाएगा 16, 3x 4x हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 16/4 है 4 सेंटीमीटर दूर। इधर से 4 सेंटीमीटर दूरी पर विभव का मान 0 हो जाएगा और इधर से 12 सेंटीमीटर की दूरी। ठीक, 10⁻⁸ है और यहाँ पे 3 गुणे 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। तो ठीक, तो आप यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तब भी ठीक है, नहीं बदलेंगे तब भी तो दोनों से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर ये जा कर के विभव 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक, अगर हम चाहें तो एक ट्रिक भी है कि Q1 से, देखिए Q1 से मतलब यहाँ भी ले सकते हैं। एक ट्रिक है, अगर हमें डायरेक्ट निकालना है तो जैसे यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है और एक चीज़ है कि Q1 जो है वो स्मॉलर देन Q2 है। तो आप यहाँ पे पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए y है, ये x है और पूरी दोनों आवेशों के बीच की दूरी मान लो r है। तो अंदर के लिए जो है, अंदर के लिए Q1 से x दूरी पर क्या हो जाएगा, अगर निकालना है Q1 से x दूरी पर, एक ट्रिक है। तो θ1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 r और यहाँ पे हो जाएगा Q2 प्लस Q1। बाहर से Q1 से y दूरी पर, यानी बाहर के लिए क्या हो जाएगा, Q1 r Q2 माइनस। ये ट्रिक। अब चलिए इसी को चेक कर लिया जाए कि सही है कि नहीं सही है। पहला है ना, अंदर के लिए है। Q1 से x दूरी पे, तो Q1 की वैल्यू क्या थी 10⁻⁸ और r की वैल्यू क्या है, दोनों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। नीचे Q2 प्लस Q1, तो Q2 प्लस Q1 क्या है 3 है पूरे 10⁻⁸ और वो कितना है 10⁻⁸। कुल मिला के कितना हो गया 10 गुणे 8 गुणे 16 और ये जोड़ेंगे तो 4 गुणे 10 के घात 8। तो 4 चौक को 16, एक कट गया यानी 4 सेंटीमीटर आ गया। तो ये हमारा ट्रिक है, एक तरह से तुरंत निकालना है। तो चलिए
हमने लगभग जो है बेसिकली रूप से सारे सवाल बता दिए। हालांकि एनसीईआरटी में बहुत सारे सवाल हैं, उसमें कुछ हाई लेवल, बेसिक लेवल, बोर्ड लेवल, तो तमाम सवालों की कमी तो है नहीं। आप लगाते रहिए, बहुत सारे सवाल हैं, नहीं आता है पूछिए। तो अब सारे सवाल को आप लगाना थोड़ा मुश्किल है, नहीं तो हम अगर एनसीईआरटी का लगाइए या और भी सवाल लगाइए तो कई वीडियो लेक्चर बनाने पड़ सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, हर चीज़ बता दिया, और मैंने कहा कि अब जो बचे हुए सवाल, हमने 2 सूत्र ये बताया था कि W एक्सटर्नल, इसी को पकड़ लीजिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या ये चीज़ होता है Q V फाइनल माइनस VI। आप इन दोनों से बड़े बड़े सवाल को भी छोटा कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक चार्ज को ले जाने में कितना काम किया गया। तो आप क्या करिए कि वहाँ का पोटेंशियल निकाल के डिफरेंस लेके उस चार्ज से गुणा कर दीजिए। या कोई सिस्टम है, उसको उस सिस्टम से इस सिस्टम में बदलने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए, यहाँ की निकाल लीजिए, फाइनल में से घटा दीजिए, आ जाएगा। उस कॉन्सेप्ट पकड़ के चलिए, आप उसको पकड़िए कि क्या बोल रहा है सवाल में, आप सारे सवाल हल कर सकते हैं। तो आप अपना दिमाग लगाएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे तो कोई सवाल गलत नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो फर्स्ट पार्ट हो गया विद्युत विभव का, अब ये ख़त्म हो गया यहीं पे। अब हम लोग धारिता वाला पोर्शन, इसका सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे। तो अगला वीडियो लेक्चर धारिता पे होगा। तो आप अगले वीडियो लेक्चर के लिए तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सवाल लगाते रहिए, बोर्ड की तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।